सो 4 क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, तो आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बारे में स्टडी कर लिया। आया ना, कौन से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिफाइंड बाय n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी लेना चाहो, ओके वो सेल को डिफाइन करता है, k l m n, ओके, या ऑर्बिट्स को डिफाइन करता है। उसके बाद एजिमेंथल क्वांटम नंबर जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? L से रिप्रेजेंट करते हैं। L आया समझ में? तो L इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1, n जितने वैल्यू मिलते हैं L के लिए, वो शेप को डिफाइन करता है ऑर्बिटल्स के। आया ना? उसके ऊपर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है ML, विच इज रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L, -L टू +L, ओके। 12+1 जितने उसके वैल्यूज होते हैं। आया समझ में? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? ओरिएंटेशन, मतलब कि स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन, मतलब स्पेस में कैसे अरेंज हुए हैं, या टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे एस में एक ही टाइप है, पी में 3 टाइप्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में 5 टाइप्स है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जो आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपके दिमाग में नहीं है अभी। आया समझ में? एफ में 7 टाइप्स है, जिसके नाम मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं रेडी करने, बट है उसमें 7 टाइप्स है। 12 तक नहीं आता तो मैंने कभी उस पर ऊपर फोकस नहीं किया, ना मैंने रिसर्च किया है, ना हमें जरूरी। बात क्लियर हुआ? और एफ तक तो हमारे 118 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए जी में जाने की जरूरत नहीं रही, हिदायत सर्च करने वाला। ओके चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने देखा था कि हम ऑर्बिटल्स को, उसके बाद हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, 4th क्वांटम नंबर विच इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन जो अपने ओन एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एंड वो 2 वैल्यू सजेस्ट किए गए, वो कौन सा था? -12 एंड +12। आया समझ में? तो स्पिन क्वांटम नंबर जो 2 वैल्यू कंसिस्ट करता है। अब मानो कि हमने 2 ऑर्बिटल्स डिफाइन किए, फर्स्ट सेल के लिए 1s एंड सेकंड सेल के लिए, ये दोनों में क्या फर्क है? तो 1s एंड 2s का डिफरेंस हम लिखने वाले। तो 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1, और 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। दोनों s है ना, दोनों s है, इसीलिए एजिमेंथल क्वांटम नंबर में क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर L 0 होता है तो सिंपल सा है, ms मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम टू सेम 0 ही आएगा, क्योंकि इट इज रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L, तो 0 के लिए तो वो 0 ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? ओके, thus the principal quantum number is 1 over here, principal quantum number is 2 over here. Now listen carefully, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। क्या बढ़ता जाता है? एनर्जी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे कम किसकी है 1s एंड 2s में? 1 की, क्योंकि वो n1 कम है यहाँ पे, और n इक्वल्स टू 2, जैसे n बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी इज हाई। आया समझ में? चलो, इट इज मोर टुवर्ड्स द, बोला था कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस से कहा जाता है दूर।
इट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। बात क्लियर हुआ? कोई भी ऑर्बिटल्स जो होती है, जैसे 1s है, 2s है, अभी तो आपको पता चलने लगा है नाम, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। पहले में s आता है, दूसरे में s and p आता है, तीसरे में spd आता है, फोर्थ में spdf आता है। उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। पहले में s मतलब 1s से पॉसिबल है, उसमें 1p, 1d, 1f पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी मैंने कल ऐसे 2 रीजन आपको दिए थे, अभी आप किसी को भी समझा सकते हो सेम सिमिलर मीनिंग में। 2s to be possible, but 2d is not possible, 2f not possible, p के बाद कुछ पॉसिबल नहीं है 2 में, 3 में 3s, 3p, 3d पॉसिबल, आगे का कोई पॉसिबल, 4 में 4s, 4p, 4d, 4f पॉसिबल। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? तो वो जो ऑर्बिटल है हम वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं। वेव फंक्शन कौन सा है? साई। कौन सा है? साई। सो द प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन विच इज साई एंड डिस्टेंस r of the electron from nucleus for 1s that is given in this figure। 1s के लिए कोई दिया गया है, got it? wave function with respect to r, 1s यानी l equals to 1 and l equals to 0। near the r equals to 0 psi is maximum। r is the distance from nucleus। nucleus से आप ऐसे आगे बढ़ते हो और वो डिस्टेंस किस में है? नैनोमीटर यूनिट में, 10⁻⁹ मीटर। आप 0 पे होते हो, फिर 0.2 पे होते हो, फिर 0.4 पे, 0.6 पे, 0.8 पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई? वेव फंक्शन का क्या वैल्यू है? तो आपने देखा कि भाई 0.2 है ना, वहां तक है, उसके बाद तो 0 हो जा रहा है, देखा? या न्यूक्लियस में 0 पे पहुंच जाते हो तो 0 हो जाता है। तो 0 से लेके 0.2 के बीच में उसका कोई वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है? साई का वैल्यू इतना ही है। कौन सी रेंज में? 0 से लेके 0.2। आया समझ में? है या ना? Okay, so near the r, psi r is max, near the r equals to 0, psi r is the maximum। देखो जैसे वापस अंदर जा रहे हैं, 0.2 से नजदीक जा रहे हैं, ये मैक्सिमम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ा? 0 तक। ओके वे मैंने यहाँ पे बोल दिया था, सॉरी, ये 0 हो जाता है, ऐसा बोल दिया था, ये 0 नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात क्लियर हुआ? एंड देन डिक्रीज। ओके, आगे की बात करें 0.2 से ग्रेटर डिस्टेंस के, तो वहां पे डिक्रीज होकर कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। दिख रहा है ना फिगर मेरा, यहाँ से सीधा 0। बात क्लियर हुई? अगर यहाँ का प्लॉट्स देखें हम, तो देखो 0 लाइन यहाँ पे है, यू कैन सी ओवर हियर, 0 लाइन यहाँ पे है। ओके, ए वाला 0 लाइन इसके यहाँ पे है। इसमें साई फंक्शन नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन 2 में नेगेटिव हो रहा है। पहले देखो जैसे आगे जो बढ़ते डिक्रीज तो हो ही रहा है, वहां पे डिक्रीज होकर सीधा 0 हो गया था, बट यहाँ पे डिक्रीज हो गए, थोड़ा नेगेटिव वैल्यू तक जाता है, फिर वापस क्या होने लगता है? इंक्रीज होके फिर 0 की लाइन में आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? ऐसे जर्क मिलता है आपको एक। सो द प्लॉट वर्सेस ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi r and the distance r of the electron from the nucleus for 2s n equals to 2, l equals to 0, psi maximum and decrease to minimum। पहले धीरे 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 डिक्रीज होगा, कहाँ तक? मिनिमम, एंड अगेन गोइंग टू बी इंक्रीज, अगेन गोइंग टू बी इंक्रीज। आया समझ में? इस प्लॉट्स हमें डायरेक्टली याद रखते हैं, कैसे आए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे गॉट इट ना? ओके, 1s n equals to l, l equals to 0, the graph of psi square। बट साई आपको पता है वेव फंक्शन हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन देता है, बट उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन साई स्क्वायर देता है। कौन देता है? साई स्क्वायर, मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर। आया समझ में? वो हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताता है। पढ़े थे ना हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के क्वेश्चंस में, तो हमने साई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया, जो यहाँ पे थे ना उसके स्क्वायर हो गए। क्या हो गए? स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, 80 का स्क्वायर 6400। तो देखो ये बड़े बड़े वैल्यू आ गए, आए ना कि बड़े वैल्यू आए, समझ में आ गया? ओके, तो अब जब स्क्वायर करते हो तो सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि यहाँ पे तो 0 वैल्यू हो गया, 0 का स्क्वायर, तो आंसर भी क्या दे देगा? 0। और ये वाला जो वैल्यू है उसमें वो बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हुआ? बट यस ओवर हियर यू कैन सी दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ज्यादा होगा, बराबर? फिर ए क्या आया? 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये कौन से नंबर है? नेगेटिव नंबर, 0 to -10 नेगेटिव है ना, बट नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जैसे नीचे जा रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव -2, नेगेटिव -3, नेगेटिव -10 तक पहुंचे, तो वैसे उसका स्क्वायर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो बढ़ता जा रहा है,
फिर वापस ये कहाँ पे पहुंचा, सॉरी वापस वो क्या हो रहा है, -10 to -8 -6 -4 -5 करके 0 पे आएगा, तो नंबर कम हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, कम। और फिर जैसे वो 0 पे आ गया वापस क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ आया तो नीचे वाला ग्राफ आ जाए ना। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव में जाता था ग्राफ, बट स्क्वायर करते तो वो नेगेटिव वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। बात क्लियर हुआ। ओके, अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी वो देख लेते हैं। ग्राफ हमने देख लिए, साइन स्क्वायर आर इज 0 एट विच पोजीशन, r equals to 0, but definite value of r, it decrease from the maximum value to minimum value. Okay, actually में psi square is 0 at r equals to 0.2, आपको दिख रहा है 0.2 के बाद, या r greater than equals to 0.2, जैसे 0.2 से ज्यादा हो जाता है ना, या 0.2 होता है, तब psi square क्या होता है, 0। 0 पे 0 नहीं है, 0 पे तो बहुत ज्यादा है, आया समझ में। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.02 करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे भी, यहाँ पे तो सही है, r इक्वल्स टू 0, साई क्या लिखा था, मैक्सिमम, वो तो सही है। क्लियर हुआ। एंड आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.2 कर सकते हो, और वो नहीं करना है, एक सेंटेंस गलत है तो वो नहीं करना है, तो आप इस 0 की जगह पे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम। देखो r इक्वल्स टू 0 पे साई स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं, r equals to 0, बट डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ r, बट डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ r मतलब कि अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ही कर देना, सेंटेंस मैच हो जाएगा। डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, देखो हो गया सेंटेंस मैच, डिक्रीज फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू एंड टू विच वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज दिस। बात क्लियर हुई। और हियर इट इज ऑल्सो साई स्क्वायर इज 0 एट विच पोजिशन, साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट विच पोजिशन, r इक्वल्स टू 0। ओके, आया कि नहीं समझ में, सॉरी। Okay. So maximum at the r equals to 0, then it's going to be decrease. Psi square, for the value of r, psi square is maximum, and then minimum, and then increase, decrease, become 0. कैसा गलत गलत सेंटेंस दिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं बताता हूँ वैसे लिखेंगे। Psi square is maximum at the r equals to 0. It will decrease with increase in r up to 0.1, okay, क्योंकि 0.2 है, आया समझ में। It will again start to increase up to maximum value, then again start to decrease, आया समझ में, with the increase in r। गौरी ना, हमारी सेंटेंस लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम एंड देन मिनिमम एंड देन इंक्रीज डिक्रीज, सेंटेंस मैच हो रहा नहीं है, तो वापस में एक बार क्लियर करवा देता हूँ। r साई स्क्वायर इज द मैक्सिमम at the position at r equals to 0. It will decrease with increase in r up to 0 value, then again start to increase up to some maximum value। आपको वैल्यू मेंशन नहीं करना है, up to some maximum value, क्योंकि आप वैल्यू याद रख के थोड़ी जाओगे एग्जाम में। and then it will again start decrease। समझ में आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस एक बार, साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट द 0 पोजीशन, r equals to 0। इट विल स्टार्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन r, r जैसे इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होता है, यहाँ पे भी वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, अप टू 0 वैल्यू, हो गया 0 वैल्यू। इट विल अगेन स्टार्ट increase with increase in r up to maximum value, it will again start decrease with increase in r, and lastly it will get minimum value, या तो फिर it will get 0 value। बात क्लियर हो गया। ओके, ये साई स्क्वायर जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बताता है, क्या बताता है बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज माय न्यूक्लियस, बीच में छोटा सा पॉइंट होगा, एक न्यूक्लियस होगा, अब दिख रहा होगा, है या ना। ये बता रहा है कि अगर आप न्यूक्लियस से जैसे 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 दूर जाते हो वैसे प्रोबेबिलिटी बट कम होती जाती है, साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम। तो यू कैन सी, देखो न्यूक्लियस के नजदीक बहुत ज्यादा डॉट्स है, दिख रहा है या ना। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो डॉट्स एक दूसरे से भी तो दूर हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, यस और नो, यस और नो। वापस यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी इतने के अंदर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या ना। तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, यस और नो, और उतने के अंदर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दिखा दिखा, है या ना। फिर धीरे 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 एकदम 0 हो गया, थोड़ा सा 0 हुआ, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो वापस ए वाला बीच वाला पोर्शन जो देखो जहाँ पे डॉट्स कम हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 0 है, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, रीजन दिख रहा है, इतना एक बैंड दिख रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर वापस क्या हो रहा है,
तो जैसे आगे जाते वैसे वो डार्क जो ज्यादा डेंसिटी वो कम हो गई, दिख रहा है कम होता हुआ, है या ना। तो हमने ऊपर वाले ग्राफ को नीचे न्यूक्लियस के अराउंड डॉट रख के रिप्रेजेंट किया है। जैसे एक क्या है, वन टाइप ऑफ गेम है, क्या बोल रहे हो उस गेम को, थ्रो वाला। ओके, तो वो जो सर्कल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अगर एडअप होगा, क्या होगा मतलब कि हीटअप होगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा हॉल बनेंगे। अगर हम मान लो कि वो एरो छोड़ रहे हैं, तो जहां पे ज्यादा 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 प्रोबेबिलिटी है आने की, है ना, वो एक ही बंदा बार बार उसको थ्रो कर रहा है, तो जहां पे उसका निशाना जितना पक्का होगा उस पर उस जगह पे ज्यादा ज्यादा हॉल मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन होने की, वहां पे डॉट्स ज्यादा मिल रहे हैं। इसी को हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द विच ऑर्बिट, एस ऑर्बिट, 1s ऑर्बिट, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ऑर्बिट, 2s ऑर्बिट। बात क्लियर हुआ, yes or no? In the orbital probability electron is maximum and it is shown by the density of, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, डॉट यहाँ पे है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी कम हो गई वहां पे ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ये वाला रीजन बीच वाला रीजन है ना, वहां पे ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो। 2s प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज एंड अगेन स्टार्ट, पहले ज्यादा था फिर डिक्रीज हुआ इतने रीजन में, वापस स्टार्ट हुआ इंक्रीज एंड देन आफ्टर जीरो, स्पेसिफिक स्टेट के बाद कितना हो जाएगा, जीरो। आया समझ में। अब ये जो दो डेंसिटी वाले प्लेन थे, यहाँ पे डेंसिटी था इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर डेंसिटी है, आया। अब इन दो डेंसिटी के बीच में एक ऐसा रीजन है जहां पे डेंसिटी कम हो गई, दिख रहा है, आया ना, ये कम हो गई ऑलमोस्ट जीरो है, समझ लो कम हो गई यानी ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। यहाँ पे देखो कितने सारे डॉट्स दिख रहे हैं, उसके कंपेयर में तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा, कम ही है, तो हम वहां पे क्या मान लेंगे, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे नहीं मिल सकते न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो कितनी हो, जीरो, तो उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, तो वैसे दो फिगर में देखो, इसमें कोई नोडल प्लेन दिख रहा है, दो प्लेन के बीच में कोई प्लेन दिख रहा है, नहीं, मतलब देयर इज अ नो नोडल प्लेन। यहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ओनली वन ना, एक ऐसा बैंड दिख रहा है ना दो डेंसिटी के बीच में, कितना दिख रहा है, वन, सो देयर इज वन नोडल प्लेन। आया समझ में। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू द n-1 s के लिए, हाँ कौन से ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए। आपको पूछा जाए कि 1s में कितने नोडल प्लेन है, तो आपको डायग्राम, चलो 1s का तो 2s का तो पढ़ा आपने, लेकिन अगर 3s के लिए पूछा जाए तो डायग्राम आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला से बता सकते हैं n-1, तो यहाँ पे 1 है, 1-1, यहाँ पे 2s था तो n इक्वल्स टू 2, 2-1, चलो 3s में कितने हो गए, 2, 3-1 2, 4s में 3, 5s में 4, ओके, एक ही कम करना है, बात क्लियर हो गया। कौन से ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला हो गया है, ns, यानी कि s ऑर्बिटल के लिए, n तो वेरी होता है ना, इसलिए मैंने नॉर्मली बोल दिया ns। ओके, बाउंड्री सरफेस। अब बेटा ऐसा है कि देखो हाइजेनबर्ग और बोहर दोनों में इतना फर्क है, बोहर ने बता दिया कि ऑर्बिट उनकी क्या है, फिक्स है। हाइजेनबर्ग का बोलना था ऑर्बिट फिक्स नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते। आया समझ में। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ डिफाइनाइट बाउंड्री, हमारे पास कोई डिफाइनाइट बाउंड्री नहीं है। और इसीलिए फिर हमने क्या किया पता है, एक बॉर्डर ड्रॉ किया। देखो ऐसे ऐसे जाए तो इलेक्ट्रॉन तो आगे 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 मिलने वाले ही है, आगे आगे डॉट्स क्या हो जाएंगे, लेस डेंस हो जाएंगे। आया समझ में। तो कहां तक बाउंड्री बनाए, बाउंड्री कहां बनाए, क्वेश्चन हो जाएगा ना कि भाई इस ऑर्बिट का बाउंड्री बनाना है मुझे, तो कहां तक बनाऊं मैं, उसकी हद बार कहा, ऐसे तो मिलता ही जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 100% को तो हम कवर कर पाएंगे नहीं, आप एक भी बाउंड्री ड्रॉ करोगे बाद में कुछ तो छूट जाएंगे। तो लेट 90 to 95% जिसमें कवर हो जाते हैं उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री। तो देखो एक बाउंड्री ड्रॉ किया गया जिसमें मैक्सिमम 95% डॉट कवर हो जा रहे हैं या ना। तो ये जो बाउंड्री बना दैट इज द बाउंड्री ऑफ 1s ऑर्बिट। यहाँ पे जो मैक्सिमम 95% का कवर हुआ दैट इज द बाउंड्री ऑफ, बराबर। ये बाउंड्री बना, कैसा दिख रहा है, सर्कल, कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो प्लेन में है। सेम सिचुएशंस को सोचो स्पेस में, न्यूक्लियर क्या बन जाएगा, स्फीयर, गोला बन जाएगा, इसलिए एस ऑर्बिटल का शेप स्फीयर है। बात क्लियर हुआ, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फीयर। तो बाउंड्री सरफेस आ गया, स्फीयर बना दिया, बाउंड्री सरफेस में स्फीयर।
1s ऑर्बिटल छोटी होती है, 2s ऑर्बिटल, वैसे n जैसे बढ़ेगा सेल बड़ा होता जाएगा, सेल बड़ा होता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ psi r and psi square r with the distance r from the nucleus। अभी हमने 1s ऑर्बिटल के लिए दोनों ग्राफ देखे थे और 2s के लिए भी दो ग्राफ देखे थे, यस और नो? तो psi r वेव फंक्शन वर्सेस r ग्राफ, दिस ग्राफ इज, कैसा था वो ग्राफ? कर्व था। फॉर ईच ऑर्बिटल द कर्व इज डिफाइंड एंड द ऑर्बिटल चार्ज कर्व इज आल्सो चेंज। ओके, हर एक ऑर्बिटल्स के लिए वो डिफाइनाइट कर्व है। जैसे देखा आपने 1s का अलग था, 2s का अलग था। 1s का जो शेप था वो 0 तक पे बेंड हो जाता था, 2s में नेगेटिव में गया फिर वापस वो 0 पे आया समझ में? है ना? मैं एज्यूम या मैं प्रिडिक्ट और आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 3s में ऐसे नेगेटिव में जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नेगेटिव में जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, इसलिए दो नोडल प्लेन आएंगे। 2s में एक ही बार गया था ना, तो एक ही नोडल प्लेन आया था। तो 3s में दो नोडल प्लेन क्यों आएंगे? क्योंकि वो कितनी बार नीचे जाएगा? दो बार। ऐसा हो सकता है ना, दिस वी प्रिडिक्ट। तो हर एक ऑर्बिटल्स के लिए ऐसा अलग अलग ग्राफ मिलता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वो डिफाइंड है, हमें करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस रेडी ही है, हमें यहाँ पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कहीं पे यूटिलाइज करना हो तो वो रेफरेंस रेडी है। तो हर एक ऑर्बिटल्स के लिए ग्राफ क्या होता है, कर्व्स क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। ऑर्बिटल्स चेंज हो जाएगी तो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, चेंज। इफ दो इज अ जीरो इन द ग्राफ देन नोडल प्लेन इज, बट कहीं पे अगर जीरो आ जाता है तो समझ लो कि वहां पे नोडल प्लेन क्या है, जीरो है। ओके, नोडल प्लेन ऑल्सो एट जीरो पोजिशन। S equals to n equals to 1 0 through and n equals to 2 through is formed। ओके, थ्रू किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। थ्रू मतलब ग्राफ के अंदर जो बॉटम जाता है ना, नेगेटिव के नीचे जाता है, उसको थ्रू बोलते हैं। तो 1s में कोई थ्रू नहीं था, देखा, सीधा नहीं गया। बट 2s में ए थ्रू था, ऐसे नीचे चला जाना उसको थ्रू बोलते हैं, इसके ऊपर जाना ऐसे क्रेस्ट बोलते हैं। वेव के अंदर बोलते थे ना थ्रू एंड क्रेस्ट। तो 2 में कितना थ्रू क्रिएट हुआ, 1, और 1s में कितना क्रिएट हुआ था, 0। और जहां पे थ्रू है वहां पे कौन सा प्लेन जनरेट होगा, नोडल प्लेन। आया समझ में? 3s में मैंने कितने थ्रू बताए, 2, यानी कि 3s में कितने नोडल प्लेन हो गए, 2 नोडल प्लेन हो गए। बात क्लियर हो गई? ओके, r इक्वल्स टू 0 देन psi r इज मैक्सिमम, वो भी उसका का कैरेक्टरिस्टिक्स था। ओके, psi square r वेव फंक्शन वर्सेस r, it is also curve as an orbital change curves also change। जैसे ऑर्बिटल चेंज हो जाएगी कर्व्स भी चेंज हो जाएगा। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। साइड स्क्वायर r हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी। एट r इंक्रीज it will going to be decrease। psi square is 0, that known as nose or a which plane, नोडल प्लेन। वैसे नोज गलत वर्ड है, हम और कुछ नहीं यूज करेंगे, सीधा बोलेंगे विच प्लेन, नोडल प्लेन। ओके, इन द ग्राफ नो क्रेस्ट देन मीन्स नो थ्रू एंड दैट इज n-1 नोडल प्लेन। आया समझ में? जहाँ पे थ्रू आता है या जहाँ पे क्रेस्ट क्रिएट होता है वो आपको क्या जनरेट करके देता है, नोडल प्लेन। बट यहाँ पे अगर ग्राफ मतलब कि ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ क्रेस्ट, नो की जगह पे क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ क्रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लिखा था तो नो ही दिख रहा था, यहाँ पे डॉट दिख रहा था तो नंबर ऑफ थ्रो इक्वल्स टू n-1 एंड दैट इज नोडल प्लेन। ओके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द s ऑर्बिटल। जो अभी हमने s ऑर्बिटल देखा 1s एंड 2s, तो वहां से उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो फॉर द ऑल s ऑर्बिटल एज्यूम एंथल क्वांटम नंबर ऑलवेज क्या होगा, क्योंकि आपको पता है l इक्वल्स टू 0 हो तब s बोलते हैं, l इक्वल्स टू 1 हो तो p बोलते हैं, l इक्वल्स टू 2 हो तो d बोलते हैं, l इक्वल्स टू 3 हो तो f बोलते हैं। ये सब कंटिन्यूअस है। देखो मैं प्रीत के घर पे भी कॉल किया अभी आपके सामने, 2-3 दिन हो गए थे, तो आपको भी आएगा अगर आप 2-3 दिन नहीं आओगे तो, बट आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आगे का आता है तो ही पीछे का है, और 11th-12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके साइंस। गुजराती पढ़ना है, कॉमर्स में चले जाओ, अभी भी ऑप्शन है ना। समाज विद्या, SS, सोशल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पता है हमने प्राइस राइज वाला पढ़ा था एसएस में, वो वापस पढ़ना है तो आप चले जाओ। कॉमर्स में 7 सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, 7। हाँ, बाकी स्टेटिस्टिक्स आता है, मैथमेटिक्स में जो हमने पढ़ा था ना, मेन मीडियन वगैरह, वो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट है। और साथ में इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, सोशल एंड साइंस का, और साथ में एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड गुजराती। गुजरात बोर्ड में गुजराती आता है, तो 7 सब्जेक्ट का वहाँ पे एग्जामिनेशन देना है। आपको यहाँ पे 5 ही सब्जेक्ट का देना है। इंग्लिश कंप्यूटर तो हम तो ऐसे पूरे साल में लास्ट में ही पकड़ते हैं, बट वो जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से हम कम टाइम मिले तो आगे जाए ना,
इतना ज़्यादा डेंजरस सब्जेक्ट है ये लोग। फिजिक्स केमिस्ट्री 11th बहुत लंबा है। अब देखो तो सही, मैं कब का पढ़ाता हूँ, 65 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में, मतलब 89 है, अभी मैं 65 पे हूँ। ऐसे हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 50 से अप है। 11 सबसे लंबा पड़ता है 12th के कंपेयर में। बट द थिंग इज व्हाट, अगर इसमें आपने पैटर्न नहीं रखी, आप गायब हो गए, चलो कोई रीजन से अगर आप गायब हो भी गए तो ऑनलाइन आ जाओ, और वहां से भी गायब हो गए तो वीडियो देख लो, आ ही जाता है उसी दिन। मैं मेरा ड्यूटी भूलता हूँ, एटलीस्ट रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन पड़ेगा, बात समझ रहे हो? तो मैं ड्यूटी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे रुकने नहीं चाहिए, मेरे पे उंगली नहीं आनी चाहिए कि भाई आपने सर आप नहीं भेजा था इसलिए मेरा रह गया, और मेरा वो नहीं है। आया समझ में? तो आपको अपनी ड्यूटी समझनी है। अगर आपने सीक्वेंस को ब्रेक किया तो समझ लो कि आप खड्डे में गिरे। उस चैप्टर में आगे का आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और वापस आपको कहीं ना कहीं तो टाइम देना पड़ेगा, है ना? इसीलिए ऐसी गलती करना नहीं। 11th में जब से एडमिशन लिया आपने साइंस में, समझ लो कि अब 12th का सीईटी का एग्जामिनेशन खत्म होगा, तब तक आपका लाइफ लॉक हो गया है, बुक्स के अलावा कुछ नहीं। ओके, चलो। For all the s orbital, L equals to 0, ml equals to 0, but the value of n is 1, 2, 3 that are different. As for example, 1s, 2s, 3s, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, L और ml 0 होगा, सॉरी 0 ही होगा, मतलब चेंज होगा नहीं. The value of n is different for value of L and ml is 0. In a reality, all the s orbitals are कैसे स्फेरिकली होता है, तो हमने साइ स्क्वायर वाला फंक्शन अप्लाई किया, साइ स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी से एक बाउंड्री बनाया, वो बाउंड्री किसका बना? स्फीयर का। तो हमने बोला कि भाई इसका शेप कौन सा है? स्फीयर। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। स्फीयर एक सिमेट्रिक फिगर है, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप ऊपर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, डेंसिटी आपको क्या मिलेगी? सेम। इसलिए आपका सरफेस क्या बन गया? स्फीयर। तो न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिक ऑर्बिट से आया समझ में? न्यूक्लियस के अराउंड कैसा ऑर्बिट है? सिमेट्रिक। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वहां से सब सेम डिस्टेंस आर 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 पे एक सरफेस बनती है। बात क्लियर हुआ? अगेन दिस सरफेस इज आवर इमेजिनेशन। बाकी इलेक्ट्रॉन तो इन बिटवीन कहीं पे भी रह सकते हैं उस सरफेस के अंदर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या मिल रही थी हमें? प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर हुआ? बात समझ रहे हो ना? है ना? ऐसा समझना है कि इलेक्ट्रॉन अब प्लैनेट्स के जैसे रिवॉल्व नहीं कर रहे। न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके पास 1s ऑर्बिट बना स्फीयरिकल शेप में, उस स्फीयरिकल सरफेस के अंदर के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आया समझ में? कोई भी पॉइंट पे। बात क्लियर हुआ ना? चलो। It also observed that the size of s orbital increase with increasing n. You can see over in this figure. अगर दोनों सर्कल, दोनों जो स्फीयर है ना सेम दौड़ के आए तो गए काम से। 1s छोटा होता है, 2s बड़ा होता है। आया समझ में? क्योंकि उसमें नोडल प्लेन भी आ रहा था, फिर भी डेंसिटी बढ़ रही थी। देखा था कि नहीं? उसमें बहुत बड़ा तक डेंसिटी था, हाँ कि ना? तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, सरफेसेस कैसे होते जाएंगे? बड़े। तो साइज इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज, इंक्रीज इन एन। 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा। as value n increase, distance from nucleus increase and also energy going to be increase. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होता है। पापा से दूर जाते हो, घूमने जाते हो, जितना दूर घूमने जाओगे उतना पैसा बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। आया समझ में? सो अट्रैक्शंस विद द न्यूक्लियस। दूसरा, पापा का अट्रैक्शन कम होता जाता है। पापा घर पे है, हम घूमने गए, मानो कि चंडीगढ़, मानो कि हिमालय, मानो कि अमेरिका, तो जैसे दूर जाते हैं वैसे अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम। चंडीगढ़ में तूफान किया अगर हमने, तो पापा आ सकते हैं, हिमालय पे भी आ सकते हैं। मतलब मानो कि अमेरिका है तो आने में देर लगेगी। यस और नो? गुड। सो लाइकवाइज जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, एंड सो अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस डिक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव फ्रॉम ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है ना? अभी आप लोग न्यूक्लियस के साथ रह रहे हो, इसलिए फ्रेंड को अगर आपको छुड़वाने आना है न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए, मतलब अच्छा बहाना मारना पड़ता है। आंटी ए हो गया, हम ए असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं, अमित सर छोड़ते ही नहीं है ना, हमें असाइनमेंट लिखना ही पड़ेगा। फिर नाम दे के अमित सर का गायब। आया समझ में? बट मानो कि आप सब हॉस्टल में रहते हो, आपके न्यूक्लियस सब दूर है आपसे, तो हॉस्टल में तो फोन ही करना होता है ना, कम बहाना मारना पड़ता है। वो तो फिजिकली आंटी आंटी आप समझो ये है वो है। तो जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, इजीली रिमूव कर सकते हो उसको। कहाँ से? ऑर्बिटल्स के अंदर से। बात क्लियर हुआ?
द नंबर ऑफ नोडल सर्फेस इज इक्वल्स टू n-1 फॉर द विच ऑर्बिटल s। क्लियर कर रहा हूं मैं, विच ऑर्बिटल s, क्योंकि आगे जाके और चेंज होने वाला है। ओके चलो फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। द प्लेन वेयर द साइज स्क्वायर इज 0, that is known as nodal plane. Probability of finding the electron is 0 called nodal plane. Electron density distributions and boundary of surface diagram 1s and 2s shown in figure, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ए रहे। बात क्लियर हो गया? लास्ट में ड्रॉ कर सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर। What is orbital? Explain the point and boundary surface diagram of the orbital. This is the point diagram of orbital. This is the boundary surface diagram of orbital. Orbital, the area around the nucleus where the probability of the finding the electron is maximum, that is called, एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा। वैसे तो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का राउंड, फिर भी एरिया लिया है तो हम एरिया लिख देंगे, बाकी लॉजिकली समझ के जाओ तो क्या क्रिएट होने वाला है, वॉल्यूम। ओके, वेर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिटल। इन ईच ऑर्बिटल सच एरिया is there where the probability of area, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले पॉइंट डायग्राम ड्रॉ किया था ना, प्लेन में किया था, फिर प्लेन को हमने किस में कन्वर्ट किया, 3D में, तब बाउंड्री सरफेस बना। बात क्लियर हुआ ना, इसलिए वहां पे एरिया बोल रहे हैं। गॉट इट? तो न्यूक्लियस के अराउंड का एरिया जहां पे मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी कवर कर सकते हैं, 90। मैंने बता दिया था ना ऑलरेडी, क्योंकि ये तो चलता जाएगा, आप एक एक को कवर करने जाओगे तो ऑर्बिट तो बड़ा होता जाएगा, तो उसको कवर करने का मतलब नहीं है, उससे जगह पे कितना परसेंटेज कवर कर सकते हैं हम, 90%। फॉर दिस साइज स्क्वायर इज स्मॉल बट गिव द डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द, साइज स्क्वायर का वैल्यू कम होता है, उसके आगे बीच में ज्यादा होता है, 90% ऑलमोस्ट कवर कर लिया, लेकिन आपको एक डिफाइनाइट शेप मिल जाएगा। जैसे हमें 1s का स्फेरिकल शेप देख लिया, एक डिफाइनाइट डिस्टेंस भी मिल जाएगा न्यूक्लियस से, जैसे 1s का छोटा था रेडियस, 2s का बड़ा था। आया समझ में? It is not possible to draw any spot of geometrical figures that enclose the region of how much percent probability. अगर आप चाहो तो भी 100% का एक geometrical region बना सकते नहीं हो। So we can draw the figure of how much percentage only, 90% of the finding the electron. Point in the surface diagram of orbital. In the point diagram, points are shown for probability. Point diagram ऊपर देखा था, points बताए गए थे, क्या shown कर रहे हैं, probability. By combining this point shape of orbitals is 90% वाला बाउंड्री ड्रॉ कर दिया तो स्फीयरिकल शेप रेडी हो गया। आया ना? इन द बाउंड्री सरफेस और अ काउंटर सरफेस, इसको बाउंड्री सरफेस बोलते हैं, कभी कभी काउंटर बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल वर्ड काउंटर सरफेस बोलते हैं। गॉट इट? तो काउंटर सरफेस is drawn for an orbital in which the value of probability of density psi square is constant. जिस पॉइंट पे psi square का वैल्यू कांस्टेंट आएगा उसमें से वो सरफेस पास होगी। आया समझ में? इसलिए सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फीयर बना, वो स्फीयर के सारे पॉइंट्स न्यूक्लियस से क्या हो गए, सेम डिस्टेंस पे, और उस स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम, इसलिए इलेक्ट्रॉन उससे भागेगा नहीं, उसी के ऊपर रहेगा। अब इसीलिए वॉल्यूम में से किसमें कवर हो गया, सरफेस में। आया समझ में? मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वो सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट पे रह सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कौन से पॉइंट पे सेम आ रही है, सरफेस पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूमता रहेगा। आया समझ में? अंदर नहीं आएगा, उस सरफेस पे घूमता रहेगा। तो एक डिफाइनाइट पाथ हो गया, जो पहले सर्कल के केस में एक्सप्लेन किया जा रहा था, बोहर के केस में। आगे इनोवेशन होता गया, एटॉमिक मॉडल आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल आ गया एटॉमिक के लिए, तो आज वो क्या बन गया, स्फीयरिकल सरफेस बन गया। बात क्लियर हो गई? उस सरफेस पे वो घूमता रहेगा। Where the value of probability density psi square is constant. The boundary surface diagram of 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. उसमें से 1s and 2p तो हमने देख लिए जो क्वेश्चन 63 में थे। 2px, 2py and 2pz को हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर कौन से में होंगे, 68 में होंगे। बात क्लियर होगी? आया ना? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। राइट द अबाउट पी ऑर्बिटल्स। अभी हमने एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, पी ऑर्बिटल, बट थोड़ा शॉर्ट में।
एस में तो हमने साई का फंक्शन का ग्राफ देखा आर के वर्सेस, साई स्क्वायर का ग्राफ देखा आर के वर्सेस, फिर एस का शेप बना है या ना। अब शॉर्ट में सीधा शेप, बीच में ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि वो शेप आया होगा, वो भी कौन से आया होगा, ग्राफ के ऊपर से आया समझ में। सो प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स कहां से स्टार्ट होते हैं पी ऑर्बिटल्स, 1s में तो 1s ही पॉसिबल है। पी कहां से स्टार्ट होता है 2p से, डी कहां से स्टार्ट होता है 3 से, 3d से, एफ कहां से स्टार्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बात क्लियर हुआ। तो n इक्वल्स टू 2 से लेके डॉट 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 पी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो गए, 2p 3p 4p, बट 4p इज नॉट है, 1p इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p डॉट p डॉट 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 1000p, कुछ भी ले लो आप, आगे के p आएंगे, सिर्फ कौन सा p नहीं आएगा, 1p नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए l इक्वल्स टू सिर्फ 0 आता है। p के लिए l इक्वल्स टू क्या चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल दी p ऑर्बिटल्स, जैसे l इक्वल्स टू 0 था किसके लिए, s के लिए, वैसे l इक्वल्स टू 1 है किसके लिए, p। if n equals to 1, l equals to for the first orbital, and so p is, मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे लिखा था ना l equals to 1, then l equals to 0, l equals to 1 not possible for the n equals to 1, and that's why 1p is not possible. Boundary surface of the p orbitals, p orbital has a dumbbell shape, कहा गया, हिदायत पूछ रहा था, ओके कौन सा शेप होता है भाई, डम्बेल शेप, ओके। एंड ईच p orbitals passes to लोब, उसके पास 2 लोब्स होते हैं, और यार यू कैन सी, वो बोल रहा था बीच में रॉड कहाँ है, तो नहीं था इसलिए नहीं रखा था। डम्बेल्स में ऐसा होता है ना, बीच में रॉड होता है और बाजू में लोब होते हैं, बट ये ऐसे डम्बेल्स है जिसमें रॉड, तो जैसे हमें अभी स्पीयर मिला था याद आ रहा है, वैसे ये सरफेस मिलोगे वो डॉट 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 से। बात क्लियर हो रही है, आइए ना। और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे 2 लोब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी बिल्कुल 0 है, तो इसलिए बीच में से नोडल प्लेन पास होगा, है ना, एक प्लेन ऐसा, एक लोब इधर और एक लोब इधर, आया समझ में। अगर उसमें से एक्स एक्सिस पास होती है, ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पास होती है, तो उसका टाइप बन जाता है पी एक्स, वाई पास होता है तो पी वाई, जेड पास होता है तो देखो जेड उसको कट करके जा रहे हैं तो पी जेड। ये लोब्स अगर एक्स के डायरेक्शन में है तो पी एक्स, वाई के डायरेक्शन में तो पी वाई, एंड जेड के डायरेक्शन में है तो पी जेड, आया समझ में। पीयर में ऐसी कोई डायरेक्शन ही नहीं आती, आती सब जगह पे सिमेट्रिक है, कोई भी एक्सिस उसमें से पास हो सकती है, इसीलिए स्पेयर में एक ही टाइप आया, बट लूप की वजह से इसमें कितने टाइप्स हो गए, 3, पी में 3 टाइप्स हो गए, गॉट इट, हाँ या ना। ओके, द 2 लोब्स आर एट द 2 साइड्स ऑफ द प्लेन ऑफ 2p, प्लेन लेना है बीच में और 2 साइड पे क्या हो गए लोब्स, अगर एक्स एक्सिस पास हो रही है तो प्लेन वाई जेड है, वाई जेड के एक साइड पे लोब, दूसरे साइड पे लोब, वाई जेड के एक पॉजिटिव एक्स पे लोब, एक नेगेटिव एक्स पे लोब, बात क्लियर हुआ। where the two lobes combined probability of finding the electron is 0, जहां पे 2 लोब कंबाइंड हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जहां पे 2 लोब कंबाइंड हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 0। नंबर ऑफ p orbitals of angular momentum quantum number l equals to 1, and so number of p orbitals is 2l plus 1, पढ़ लिया ऑलरेडी 3, and n equals to 1, in every greater n equals to 1 there is l equals to 1 and has a 3p orbital, क्योंकि अगर आपको पता है l equals to 1 हो तो -l2 प्लस l, -1 0 1, ऐसे 3 वैल्यू किसके मिलेंगे, ms के, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, है या ना, इसलिए उसके 3 टाइप्स हो जाएंगे, तो 3 2p is there, 3 3p is there, 3 4p is there। एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल्स की बात करें तो इन द सब सेल all the 3p orbitals have a same shape, same size and same energy, जैसे कि 2p के 3 टाइप्स देखे, 2px 2py एंड 2pz, वैसे 3p अगर देखने हो तो 3px 3py एंड 3pz, ये तीनों के एनर्जी सेम होते हैं, तीनों के एनर्जी सेम होते हैं, एक ही सेल के अंदर है ना, एक ही सेल है, एक ही सब सेल के अंदर है, 2p यानी सब सेल हो जाएगा, बात क्लियर हुआ। तो तीनों की शेप भी सेम होगी, सब देखा था डम्बल डम्बल डम्बल, साइज भी सेम था, देखा था सेम साइज के डम्बल थे, और इसलिए एनर्जी भी क्या होगा सेम। So these 3 are equivalent orbitals. In the same way, 3p, 4p, the number of nodes are given by n minus z की जगह पे आएगा n minus 2, आया समझ में, जिसको अभी हम रेडियल नोड्स भी बोल सकते हैं। तो वहां पे प्लेन नोड था s के लिए,
अब p के लिए कौन से नोड, रेडियल नोड, जैसे कि 3p में n-2 फॉर्मूला लगाना है, कितना आएगा 1, तो 3p में कितना नोड आएगा 1, 4p में कितना आएगा 2 और 2p में 0। आया समझ में, बट ये रेडियल नोड है, कौन से नोड है रेडियल। ओके, बात क्लियर हुआ। तो दोनों में फॉर्मूला कैसा है, अलग अलग, s ऑर्बिटल के लिए n-1, p ऑर्बिटल्स के लिए n-2। एनर्जी ऑफ द p ऑर्बिटल इज डिफरेंट ऑर्बिट, सॉरी एनर्जी ऑफ द p ऑर्बिटल इन अ डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट्स में p ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसा रहेगा। तो एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज, बताया ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, सिंपल सा लॉजिक है ना दिमाग में। तो 2p से 3p का ज्यादा, 3p से 4p का ज्यादा, 4p से 5p का ज्यादा। बात क्लियर हो गया। ओके, पीछे वाला सेंटेंस डालना नहीं है, बोलो कोई डाउट। अब अलग से हमें 2p ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है, तो n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1, देन उसको कौन सा ऑर्बिट बोलते हैं 2p, और 2p के कितने टाइप्स है 12 + 1 यानी 3 टाइप। देयर आर 3 2p ऑर्बिटल्स विद द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैंने बताया था l इक्वल्स टू 1 हो तो -1 से लेके +1, इन लोगों ने उल्टा लिखा, +1 से लेके -1। दिस वैल्यू कैन बी गिवन टू द ऑर्बिटल्स एंड px कैन बी गिवन एनी वैल्यू। मैंने बोला था कि -1, 0 एंड 1 है तो ये x y z है, ऐसा जरूरी कोई भी एक वैल्यू px को मिलेगा, कोई भी एक वैल्यू py को मिलेगा, कोई भी एक वैल्यू pz को मिलेगा, कौन सा मिलेगा वो डिफाइंड नहीं है। 2px 2py एंड 2pz के सेट, आगे x y एक्सिस z एक्सिस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए, आया ना। ये डायरेक्टली कौन से सरफेस डायग्राम दिए गए आपको, बाउंड्री या काउंटर डायग्राम दिए, पॉइंट डायग्राम इसके लिए दिए गए नहीं है, लेकिन यू कैन एज्यूम कि इस वे से आया होगा। ओके, नंबर ऑफ रेडियल नोड इन अ 2p ऑर्बिटल इज 0, बताया था ना अभी, आपने बोला था n-2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, एंड नोडल प्लेन इज y, नोडल प्लेन n-1, तो 2 - 1 1। आया समझ में, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या हो गया n-1, आया समझ में। और रेडियल नोड का क्या हो गया n-2। s के लिए सिर्फ नोडल प्लेन आता है, p में नोडल प्लेन भी आ जाएगा, रेडियल नोड भी आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। ओके, where the two lobes combine their electron density is 0। ये नोडल प्लेन कहाँ होता है, तो दो लोब जहाँ पे कंबाइन होते हैं, बीच में से एक प्लेन पास होगा, दिस इज द वन लोब, दिस इज द सेकंड लोब, ये जो प्लेन है वो एक मिलेगा आपको, नोडल प्लेन। बात क्लियर हुआ। ओके, एक्सप्लेन द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन एनर्जी लेवल कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से लेके कहाँ तक 5। n इक्वल्स टू 1 एंड 2 में डी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l का वैल्यू कितना चाहिए 2, जो 3 से ही मिल सकता है। 2 में और 1 में l का वैल्यू 2 मिलने वाला नहीं है। 1 में -1 to 1 कहाँ आएगा, l इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1 हो, सॉरी n इक्वल्स टू 1 हो तो l इक्वल्स टू 0 आता है, और n इक्वल्स टू 2 हो तो l इक्वल्स टू 1 आता है, -1 to 1, इसलिए दोनों में मिलता नहीं है। बट जब n इक्वल्स टू 3 हो तो l का वैल्यू 2 आ सकता है, और तब जाके -2 से, मतलब वो तो बाद में टाइप आएगा, -2 से 2 उसके टाइप में, बट पहले तो n इक्वल्स टू 3 हो तब l इक्वल्स टू क्या मिल सकता है 2। तो l इक्वल्स टू 2 हो तो सारे ऑर्बिट्स कौन से हो जाएंगे d। n इक्वल्स टू 1 एंड 2 में l इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 में तो 0 है और 2 में 0 एंड 1 है, तो उसमें 2 आ रहा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई डी ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो d कहाँ से स्टार्ट हो गए 3d से, 3d 4d 5d एक्सिस। बात क्लियर हुआ। नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो आगे वाला थ्योरी था ना वैसा ही, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, वहां पे 12 + 1 फॉर्मूला लगाया था तो 3 आया था, क्योंकि l का वैल्यू 1 था, यहाँ पे l का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आएगा 5। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। 5 में कौन कौन से क्वांटम नंबर आएंगे -2 से 2, -2 -1 0 1 2, आगे वाले थ्योरी में -1 0 1 3 था, -2 से 2 5। क्लियर हो गया। सॉरी, वहां पे नाम दिया गया था px py pz 3 के लिए, यहाँ पे नाम दिया गया है, मैंने अभी भी जिक्र किया था आगे, dxy dyz dzx, xy yz zx, dx² - y² एंड dz²। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसा होगा, तो उनमें 4 लोब्स होते हैं, उसमें 2 लोब्स थे, यहाँ पे कितने लोब्स होते हैं 4, देख रहा है, एक के अंदर 4 लोब, बराबर। ये है ना xy प्लेन के अंदर लोब है, अब ऐसे बीच में सेंटर है, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, कोई बलून बोलता है, बलून नहीं बोलना है, लोब है। बात क्लियर। और जेड एक्सिस उसको ऐसे परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई प्लेन में लोब है तो एक्स वाई नाम हो जाएगा उसका,
क्या नाम हो जाएगा? अब देखो ए लोब ऐसे वर्टिकल प्लेन में आया ना, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स, और ये वर्टिकल लाइन कौन है? जेड। तो अब लोब कौन से प्लेन में हो गया? एक्स जेड। तो नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड। आया समझ में? आया ना? अब ये ऐसे हो गए, तो ए कौन सी एक्सिस है? वाई। ए कौन सी एक्सिस है? जेड, तो वाई जेड में आ गए। तो पहले तीन ओरिएंटेशन समझ में आ गए, क्योंकि ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड वाला ओरिएंटेशन की वजह से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से मिलता है। बात क्लियर हुआ? अब इसमें कोई प्लेन में नहीं आ रहे, तीन ही पॉसिबिलिटी है ना प्लेन की, तो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड। थोड़ा फास्ट हो, क्लियर हो रहा है ना? तीन ही पॉसिबिलिटी है ना। अब यहाँ पे यू कैन सी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको कट करके जा रही है ना? तो इसका नाम क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे बिल्कुल सेफ डिफरेंट है यहाँ पे, सबसे डिफरेंट है ना। तो लॉग और इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी से बने होंगे। ऐसे पहले डॉट थे, फिर हमने 90% कवर करके क्या बना दिया? बाउंड्री सरफेस। बात क्लियर हुआ? तो ये कौन सी एक्सिस पास हो रही है इसके अंदर से? तो क्या बन गया? डी जेड स्क्वायर। नाम किसने दिया, क्यों दिया, आई डोंट नो, और आपका भी वो सब्जेक्ट नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है कि पूछे तो ये काम करना है। क्लियर हुआ? यस और नो? तो सेफ हमने देख लिया, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, लोब्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन में थे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एंड वाई एक्सिस में पास हो रहे थे। जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस पास हो रही थी और अराउंड एक लोब था, है ना? अराउंड द टू एक्सिस एक लोब था। बात क्लियर हुआ? Okay, energy of the d orbital. Any one subcell, the energy of all the 5 d orbitals is the same and equivalent. There is a shape and size. Sorry, their shape and size also same. Principal quantum number increase with increase the size. जो सब में same होता है। 3D से 4D का ज़्यादा, 4D से 5D, क्योंकि 3D से 4D दूर, 4D से 5D दूर, एनर्जी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसमें दोनों नोड्स साथ में, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, वेयर the lobes combine the electron density is 0। तो यहाँ पे तो 4 बार कंबाइंड होने वाले ना, पहले में तो 2 कंबाइन होते थे, यहाँ पे कितने कंबाइन होंगे? 4। तो d orbital has a which node? Angular lobe is L and radial node is 2 minus L minus 1। एंगुलर नोड तो है ना, वो उसको L जितने मिलते हैं, कितने मिलते हैं? एंड रेडियल नोड जो है वो कितने मिलते हैं यहाँ पे d ऑर्बिटल्स के लिए? n माइनस एल माइनस 1। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 3D ऑर्बिट ले रहा हूँ। कौन सा ऑर्बिट ले रहा हूँ? तो उस 3D ऑर्बिट में n इक्वल्स टू कितना होगा? 3, और l इक्वल्स टू कितना होगा? 2। d है तो l इक्वल्स टू 2। तो देखो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना होगा? 0। 0 इज द रेडियल नोड फॉर विच ऑर्बिटल? बट एंगुलर नोड जो है वो कितना होगा? l जितना। l लिखा हुआ है, बट मैंने मेरे एबिसरी में लिखा l जितना। तो l कितना था? तो फिक्स ही है, d ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड कितने आएंगे? 2। L की वैल्यू एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करती है, बराबर? आया ना? तो s ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड, क्योंकि वहां पे L 0 होता है, p कितना होता है? 1, और d कितना होता है? 2। अगर कोई पूछ ले f के लिए तो कितना होगा? 3। फिर चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p, चाहे वो 3d हो, 4d हो, 5d हो, एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आया समझ में? हाँ, टोटल नोड्स की अगर बात करें तो टोटल नोड्स जो आगे देखे थे ना, प्लेन नोड वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला होता है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। दैट इज नथिंग बट रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड कितने मिले थे और एंगुलर नोड कितने मिले? तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1। और मानो कि 4D के लिए कवर करते हैं, 4D के लिए डायरेक्ट टोटल नोड फाइंड करना हो तो 4 माइनस 1 कितना होगा? अगर उसके लिए रेडियल नोड फाइंड करना हो तो रेडियल में क्वांटम नंबर पहले आएगा n, 4, d है तो आपको पता ही है कितना आएगा? 2 माइनस 1। आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। आया? और एंगुलर नोड आपको पता है, डी के लिए एंगुलर नोड फिक्स होते हैं 2, दिस 2 प्लस 1। तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड दैट इज टोटल नोड। टोटल नोड का भी फॉर्मूला है, क्या है? n माइनस 1, क्योंकि ये एंगुलर नोड, ये रेडियल नोड है ना, उसके अंदर एंगुलर नोड l होता है, l कट हो जाएगा, इसलिए बचने वाला क्या है? बात क्लियर हुआ? तो 69 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट किया। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो, है ना? एनर्जेटिक सेशन था आज का, दबादब काम लिया था सर ने।